हाय, आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने फिर से साहित्य की चर्चा। लेकिन इसके पहले यदि अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारा चैनल झट से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बाय मी अ कॉफ़ी के लिंक पर जाकर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ कम से कम एक कॉफ़ी और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जितनी मर्जी, जितनी श्रद्धा, उतनी कॉफ़ी लेकर के आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए, पिछले हफ्ते कह लीजिए या पिछली बार हमने आपको सुनाई थी डॉक्टर प्रेम जन्मेजय की एक कहानी और आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं शहंशाह आलम की एक कहानी। शहंशाह आलम की यह कहानी कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका वागर्थ में छपी है। शहंशाह आलम पटना में रहते हैं, बहुत अच्छे कवि, कथाकार और आलोचक हैं। उनकी कविताओं के 9 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और आलोचना पुस्तकें हैं उनकी कवि का आलोचक, कविता की प्रार्थना सभा और कविता का धागा। वे बिहार विधान परिषद के प्रकाशन विभाग से जुड़े हुए हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी गुल दोपहरिया। इस कहानी का शीर्षक है और लेखक है शहंशाह आलम। यह दोपहर जाड़े के दिनों वाला नहीं था, जून के महीने की गर्मी वाला था। आज सड़क पर यहाँ वहाँ फैली हुई धूप खुशनुमा न लगकर कंटीली लग रही थी। लानत है उस डॉक्टर पर जिसने ऐसे दोपहर में मिलने का वक्त दिया था। वह डॉक्टर जिसका नाम जयशंकर था, मानसिक रोगियों का इलाज करता था। ये डॉक्टर भी लगता है खुद भी मानसिक रोग से ग्रस्त है, जिसे अपने मरीजों को कब देखना है इसका शऊर तक ना है। वह अपने मरीजों को सुबह भी बुला सकता था या शाम को, मगर नहीं, मरीजों को दोपहर के वक्त बुलाने का क्या तुक है। मैं अभी डॉक्टर के बारे में यह सब सोच ही रहा था कि उसके कैंपस में लगे छोटे छोटे पौधों पर मेरी निगाह पड़ी, जिसका रंग लाल था। उन फूलों की सुगंध इतनी अच्छी थी कि मन खुश हो आया था। फूलों को देखकर डॉक्टर के प्रति मेरा गुस्सा जाता रहा था और गर्मी का डरावना एहसास भी। ये कौन सा फूल है? मैंने वहां काम करने वाले एक स्टाफ से पूछा। गुल दोपहरिया, उसका छोटा सा जवाब मिला। खुदा भी कैसे कैसे तमाशे दिखाता है, हमको ऐसे कंटीले दोपहर देता है और इससे निजात के लिए सुंदर मनमोहक मन को भाने वाले फूल भी देता है। और फूल का नाम क्या होता है? गुल दोपहरिया। डॉक्टर के पास, वह भी मानसिक रोगियों का इलाज करने वाले डॉक्टर के पास आने की खास वजह थी। हुआ यूं कि बारिश के मौसम में एक शाम अदकीले घर के रास्ते लौटा तो वाइफ को खिड़की पे खड़े पाया। वो खिड़की पर खड़ी बादलों को अपने करीब आने का दावत दे रही थी। देखा, बादलों ने मेरी वाइफ की दावत कबूल कर ली थी। छमाछम बारिश बनकर बादल उसके गालों को छू रहे थे। बादलों को ऐसा करते देख मैं भी फिल्मी हुआ जा रहा था। मैं बारिश में भीगता शाहरुख खान बना वाइफ को अंजलि अंजलि कहकर पुकारने लगा। पुकार क्या रहा था, लगभग चीख रहा था, ताकि वो मेरी आवाजें सुने और बादलों के रोमांस से जहन हटाकर मेरे इस रोमांटिक रूप को देखे। उसे हमेशा इस बात की शिकायत रहती कि मैं एक बोर करने वाला भावुक आदमी हूं। मेरी अंजलि थी कि न मुझे देख रही थी, न मुझे सुन रही थी, न मेरे जोश को समझ रही थी, बस बारिश से खेल रही थी। खिड़की से हाथ बाहर निकाले, मेरा शाहरुख खान बनना बेकार चला गया था। का हो, पगला गए हैं इस घनघोर बारिश में, सांड जैसन भीग रहे हैं, घरे जाइए। कार में सवार एक अनजान आदमी मुझे चिढ़ाता हुआ गुजर गया। मैंने तो कार में आदमी की आवाज सुन ली थी। मैंने तो कार में सवार आदमी की आवाज सुन ली थी। अंजलि ने मेरी आवाज क्यों नहीं सुनी? कुछ लोग होते हैं जिनकी आवाज हमेशा अनसुनी रह जाती है। क्या उन्हीं कुछ लोगों में से मैं भी था? कुछ दिनों से एक बात मैं नोटिस कर रहा था खुद के बारे में, कि मेरा कहा सुना नहीं जा रहा था। 2 जन अगर बतिया रहे हों, उस बतियाने में मैं जब शरीक होता था तब भी मेरा कहा अनकहा रह जाता था। लगता मैं वहां उनके बीच हूं ही नहीं। मेरी आवाज इतनी दबी, इतनी कमजोर भी ना थी कि कोई सुने ही नहीं।
अब देखिए ना भाई लोग, उस कार वाले ने किस हक से सांड कह दिया। उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि उसका यह डायलॉग मुझे कितना आहत करेगा। उसको यह नहीं मालूम कि अगर मैं सचमुच का सांड होता तो उसके कार के चिथड़े उड़ा देता। यह सब सोचते हुए मैं अपने घर की पुरानी सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ सीधे अपने कमरे में जा घुसा। अंजलि होगी खिड़की के पास बारिश के पानी से खेलती। उसने बताया था कि ऐसा करना उसे बचपन से पसंद था। उसकी इसी पसंद का ख्याल रखते हुए मैं फिल्मी हो गया था। मैं शाहरुख खान जैसा नहीं था, शाहरुख खान की उम्र का तो था। फिर उस बदमाश कार वाले ने मुझे सांड क्यों कहा था? कोई करण जौहर जैसी फिल्में बनाने वाला मुझे अपनी फिल्म में हीरो का किरदार निभाने का ऑफर दे तो सही। मेरा नाम भी आमिर, सलमान, शाहरुख, इन सब की छुट्टी ना कर दूं तो मेरा भी नाम मुझे अपने बारे में कोई खुशफहमी नहीं थी, लेकिन हम सकारात्मक सोच तो सकते हैं ना। पापा घर आए, पापा घर आए। ये मेरे कमरे से बाहर टंगे मिट्ठू तोते की टाई टाई थी। उसकी टाई टाई ने मुझे अपने ही ख्यालों से बाहर निकाल दिया था। अंजलि का सिखाया तोता हर बात इस तरह से कहता कि आप पकड़ ही ना सकेंगे कि तोते की आवाज है। मैं खुद को सांड कहे जाने से थोड़ा खींचा हुआ था, सो आज मिट्ठू से कुछ कहने का मन ही नहीं किया। वरना क्या मजाल कि मिट्ठू से बिना बतियाए मैं अपने कमरे में दाखिल हो जाऊं। अरे आप कब घर आए और इतना भीग कैसे गए? मिट्ठू की पुकार सुनकर अंजलि सीधे मेरे कमरे में चली आई थी। अंजलि का पूरा चेहरा सराबोर था और उसके हाथ भी। मैं तो बाहर से आ रहा हूं, बाहर तेज बारिश हो रही है, पर तुम तो घर के अंदर थी, फिर तुम्हारा चेहरा बारिश के पानी से भीगा हुआ है। उसके भीगने का कारण मैं जान रहा था, तब भी उससे पूछा ताकि सड़क पर अपने फिल्मी बनने की कथा सुनाने से बचा रह सकूं। आप क्या बड़बड़ करते रहते हैं? आपके मुंह में आवाज नहीं है क्या? आपसे अच्छा तो अपना मिट्ठू है, जिसकी आवाज से पूरा घर रोशन रहता है। अंजलि की इस डांट ने मुझे विस्मय में डाल दिया था। मैंने पूरी बात कह दी और उसने सुनी ही नहीं। ये चक्कर क्या है? मिट्ठू से तो मैं रोज बातें करता हूं, मिट्ठू ने तो ऐसी कोई शिकायत नहीं की। फिर मैंने सोचा, कभी कभी ऐसा होता है, आप किसी से बात कर रहे होते हैं और वह आपको सुन नहीं रहा होता। अंजलि के साथ यही हुआ हो। अंजलि और मैं बचपन से गहरे दोस्त थे। अंजलि अकेली, मैं अकेला। हमारे शहर में एक दफा दंगा हो गया था। दंगाइयों ने मेरे और अंजलि के घर के हर सदस्य को मार डाला था। बस मैं किसी तरह अपने घर से दंगाइयों की निगाहों से बचते बचाते घर से बाहर निकल आया था। बाहर आया तो देखा शहर जैसे खून के आंसू रो रहा था। अपने रोते हुए शहर के एकांत हिस्से में अंजलि भी जख्मी हालत में रो रही थी। उस वक्त से लेकर आज तक हम साथ थे। दंगाइयों को चिढ़ाने के लिए हमने सरे बाजार शादी कर ली थी। हमारी शादी के बाद हमें बच्चे ना हुए। घर में अंजलि थी, मैं था और हमारा मधुर भाषी तोता। हमारे घर की जीवंतता इसी में थी। बस मेरी जीवंतता नष्ट होती दिखाई दे रही थी। मेरा कहा न मेरी बीवी तक पहुंचता, न मेरे तोते तक, न मेरे दोस्त अहबाब तक। ऐसी बात नहीं थी कि मेरी आवाज चली गई थी। मेरे मुंह में मेरी आवाज सलामत थी, बस आवाज फैल नहीं रही थी। मेरे अथक प्रयास के बाद भी नहीं। अचानक मन किया कि आज चाय बाहर चलकर पी आते हैं। बाहर सब ठीक लगा, आसमां भी, जमीन भी, माहौल भी। बस चाय दुकान में लगा टेलीविजन ठीक नहीं लगा और उस पर दिखाए जाने वाला समाचार ठीक नहीं लगा। न्यूज रीडर बौखलाया बक रहा था। लव जिहाद करने वालों की बढ़ेंगी मुश्किलें, ऐसा करने वालों को मिलेगी 10 साल की सजा। सरकार ने लिया है आजाद भारत का सबसे अच्छा फैसला, जो देश में 70 सालों में नहीं हुआ, अब होगा। खाक लिया है अच्छा फैसला। बदमाशी की हद है भाई।
हिम्मत है तो पहले उनको न सजा दो जो सरकार में मंत्री बने हुए लव जिहादी हैं। राजनीति में बैठे हुए हैं लोग तो हमको बेवकूफ समझते हैं। अरे सारी मलाई खुद खा जाते हैं और जनता को कभी लव जिहाद तो कभी हिजाब तो कभी खाने पीने के नाम पर उल्लू बनाते रहते हैं। अब हम उल्लू नहीं बनेंगे। चाय दुकान में चाय पी रहे लोग इस समाचार पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। चाय दुकान इनकलाबी लोगों से भरी हुई लग रही थी। मीडिया में हर वक्त छाई रहने वाली सरकार ज्यादा अच्छा काम करने वाली है तो बेरोजगारों को रोजगार देने वाला जिहाद छेड़िए ना सरकार बाबू, आपको कौन रोके हुए है। मैंने भी वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। का हो मियाँ जी, कुछ बोले का? चाय की चुस्की लेते हुए आनंद मिश्र ने कहा। मैं बस खामोश रह गया। ऐसा वैसा कुछ नहीं है डार्लिंग, मैंने खुद से बात की। ये मेरा वहम भर है, मेरा मनोविकार है। मुझे किसी अच्छे डॉक्टर से इस बाबत मिलना चाहिए। मेरी यह बीमारी जल्द ना गई तो मैं एक न सुने वाली आवाज बनकर रह जाऊंगा। आज मैं डॉक्टर जयशंकर के यहां इसी वजह से था। आज मैं डॉक्टर जयशंकर के यहां इसी वजह से था। मेरे शहर में इनसे बढ़िया मनोचिकित्सक कोई दूसरा नहीं था। यहां आकर लगा था यह डॉक्टर मनोचिकित्सक न होकर स्वयं मन के किसी रोग से ग्रसित है। ऐसा है तभी तो इतनी तीखी धूप के समय मरीजों से मिलता है। यह सब सोचकर मुझे अचानक हंसी आ गई। मेरे इस तरह हंसने पर वहां हाजिर किसी आदमी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सबने सोचा होगा कि मैं हंसने वाला मरीज हूं। यह सोचकर मैं फिर हंसा, बार बार हंसा। मेरे साथ साथ गुल दोपहरिया के फूल भी हंस रहे थे। मैंने भी गुल दोपहरिया की हंसी का साथ देने की ठान ली थी। मैं बार बार हंसता रहा। भाई, कौन पागल है जो इस तरह हंस रहा है मेरे क्लिनिक में आकर? यह डॉक्टर जयशंकर की डांट से भरी हुई चिल्लाहट और झल्लाहट थी। मुझे लगा कि ऐसा भी कोई डॉक्टर होता है भला, जिसको यह बात नहीं पता कि हंसने से ही तो व्याधियां दूर होती हैं। तभी मेरे हंसने भर से मेरी व्याधि दूर हो गई। ऐसा था, तभी डॉक्टर तक मेरी हंसी पहुंची थी और सुनी भी गई थी। मैंने तय किया कि अब किसी डॉक्टर से नहीं मिलेंगे। डॉक्टरों को फी देने से अच्छा है कि मैं अपने घर में भी गुल दोपहरिया के फूल लाकर बगीचे में लगा लूं। जिन फूलों ने मेरे शहर में हुए दंगे के बाद मेरे होठों से गायब मेरी मुस्कान को वापस लौटा लाए थे, वे गुल दोपहरिया के फूल। उन्होंने बच्चे न होने का गम भी दूर कर दिया था। तो कैसी लगी शहंशाह आलम की यह कहानी गुल दोपहरिया? आप सबसे मैं इस कहानी पर आपकी राय भी जानना चाहूँगी। अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें। और हाँ, फिर से चलते चलते कि अगर आपको लगता है कि आपकी कोई रचना, कविता या कहानी या फिर किसी और की कविता या कहानी जिसका पाठ मैं कर सकती हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स पर मुझे भेज सकते हैं। अगर वो मेरे मन मिजाज की हुई तो मैं उसे आपके नाम के साथ ज़रूर पढ़ूंगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन चलते चलते अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली बार फिर किसी और नई चीज़ के साथ, नए विषय के साथ, नई रूह के साथ। नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, गुड नाइट।